इसके साथ साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी यहाँ पर सबसे अधिक उम्मीदों के साथ चुनाव में आई है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज तो देश रामनवमी मना रहा है, आज उनका सूर्य तिलक हुआ है प्रभु श्री राम का। यूपी में क्या होने वाला है? एनडीए को 74 सीटें हैं, इंप्रूवमेंट है। इंडिया के ब्लॉक में 5 सीटें, यानी लगभग उतनी ही जितनी पिछली बार थी, और अदर्स के खाते में 1 सीट है, यानी बीएसपी इंडिया ब्लॉक में नहीं है। बीएसपी को जो 10 सीटें मिली थी वो अब सिर्फ अदर्स के 1 के खाते में जाती हुई, शायद अगर अदर बीएसपी है तो। और इंडिया के पास 5 सीटें हैं और एनडीए के पास 74 सीटें हैं, यानी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इस वक्त इन राज्यों में, देश में और यूपी में दिखाई दे रहा है। मनीषा जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या एक्सपेक्टेड है या कुछ अचंभा है? नहीं, अचंभा नहीं है। पोल ऑफ पोल्स में हमेशा एक ठहराव होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के मत जो हैं उनका आप निचोड़ निकाल के दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से ये प्रत्याशित भी है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चली हैं वहाँ, और रामलला का प्राण प्रतिष्ठान के बाद वहाँ एक इंटरनल बीजेपी वेव है। मैं ये भी मानूंगी कि कुछ बातें वहाँ सुनाई पड़ती हैं कि उत्तर के इलाके में किसानी या जाट समुदाय का मामला या किन्हीं अन्य जातिगत गुटों का मामला, लेकिन चुनाव के समय इस तरह की चर्चा होना लाजमी है। मत प्रतिमत सब रखे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अग्री करूंगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, पिछले सेगमेंट से वो हमको कहना चाहिए था। कई बार हम अपनी गूढ़ बातें कहते रह जाते हैं। स्थानीय तरीके पे अभी जो 19 को चुनाव में जा रहा है बंगाल में, वो सारी सीटें भाजपा के खाते हैं। तो वास्तव में चुनाव 19 तारीख का टीएमसी के लिए है। क्या वो कुछ भी खिसका सकता है? अगर नहीं खिसका सकता है तो हम शायद ये निचोड़ निकालेंगे कि उन 3 सीटों पे भाजपा अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर रही है। और आज भी प्रधानमंत्री, अगर ध्यान दीजिए, वो नालबड़ी में थे। नालबड़ी असम का वो इलाका है जो द्वार के इन इलाकों से जलपाईगुड़ी के बिल्कुल निकटवर्ती का इलाका है, ग्रामीण इलाका है। और नालबड़ी में संघ का अच्छा गढ़ भी है, असम के मुख्यमंत्री भी वहाँ से आते हैं, और ग्रामीण इलाका है बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री की सोच को आप दाद दीजिए, जहाँ जहाँ वो रैली करते हैं उसमें एक रणनीति है। और हाँ बिल्कुल, तो एक तरह से आप देखिए कि वो अछूता नहीं छोड़ते हैं। अगले दिन चुनाव अगर आने वाला है तो हम भले थ्योरीज में लिपटे रहें, उनकी आंख पैनी तरीके से एक एक सीट पे लगी रहती है। तो मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी की इलेक्शनियरिंग की जो कैपेसिटी है लास्ट माइल तक, उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और रामकृपाल जी, मैं आपसे यहीं पे जो उत्तर प्रदेश खासा दिलचस्प है, जिस तरह से पिछले के मुकाबले 62 से अब 74 की तरफ ये पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है, क्या जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। और यहाँ पे देखें तो आज हमने अखिलेश यादव, राहुल गांधी की साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट रही? जो इंडिया गठबंधन का साथ आने का जो तरीका था वो क्या लेट हो गया, तभी इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता हुआ दिख रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं जो पहली बार बोल रहा था तब भी मैं इसमें बोलने वाला था, लेकिन एक तो जो संदीप जी जैसा कह रहे थे कर्नाटक के बारे में, खैर वो छोटी सी चीज है। जो हेगड़े ने इस्तीफा दिया था या उनको इस्तीफा देने को मजबूर किया गया था वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहना था कि 100 दिन के भीतर कर्नाटक की जनता दिल्ली के लिए राजीव गांधी को चुनती है और अपनी स्टेट के लिए जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े को। तो मेरा केवल इतना कहना था कि जनता आज से नहीं, इतने साल पहले से करती आ रही है। दूसरा, अभी आपने एक बात कही, देखिए मोदी जी की सफलता का जैसे ये कह रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को तो मैं छोड़ दीजिए, अलग की बात कर रहा हूं। जून में इंडिया अलायंस बनने की बात शुरू हुई और आज की तारीख में मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि 4 ही स्टेट थी जिसपे इंडिया अलायंस का असर देखा जाता अगर वो पूरी तरह मिलते। वो थी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों स्टेट मिलकर 210 सीटें होती हैं। आज की तारीख में इंडिया अलायंस के तहत, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही, यानी 210 में से जो पार्टी हमेशा छतरी हुआ करती थी वो सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अगर विनेबिलिटी को आप मान लीजिए 50% भी मान लें तो कांग्रेस कितना आती है? 20 से 25 सीट। अगर पिछली बार 21 सीट पाई थी 382 में से इस इलाके में, तमिलनाडु, केरल और पंजाब को छोड़ दीजिए तो टोटल कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी,
382 में से। अब आप ये बताइए कि अगर इस देश की जनता 5 साल के लिए कोई दिल्ली के लिए कोई विकल्प चुनने जा रही है जी तो किसको वोट देगी? कांग्रेस जो जो 43 सीट 210 में से लड़ रही है, इस देश की जनता कभी भी किसी मोरारजी, किसी चंद्रशेखर, किसी चरण सिंह, किसी देवगौड़ा, किसी बीपी सिंह या के गुजराल के लिए वोट नहीं देगी। अब ये सब 6 प्रधानमंत्री मिलके साढ़े मैं- 6 तो साल यही आप रहे कह रहे हैं। हैं कि स्टेबिलिटी एक फैक्टर है जो बिल्कुल, लोग चाहते हैं। बिल्कुल, हिलाल, बिल्कुल क्योंकि सर, alternate एक नहीं है। संक्षेप में हिलाल आपका भी कमेंट, संक्षेप में कमेंट ले लेते हैं, फिर ब्रेक ही ले लेते हैं। संक्षेप में हिलाल, यूपी को या ओवरऑल पिक्चर को अगर देखें, तो अगर ओवरऑल पिक्चर को अगर हम देखें तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है देर से कदम उठाए, बहुत उसका खामियाजा ही दिख रहा है जो है। हाँ नहीं बिल्कुल। और इसमें सिर्फ एक और चीज जो सुमित जी कह रहे थे उसमें सिर्फ मैं एक और बात जो है उसके अंदर शामिल करना चाहता हूँ, खासतौर से यूपी के मामले में। देखिए भाजपा का जिसे कहा जाता है चुनावी जो उसका समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है। वो ये है कि हमारे सर्वेक्षण में ये बात बहुत मुखर रूप से सामने आई कि लोग इस सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है सरकार ने काम किया है। एक दूसरा कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम्स थी जो जनता तक पहुंची हैं, दो, और तीसरा मोदी फैक्टर। ये 3 कारण हैं जिससे कि जो ये आंकड़ा हमने एक एक प्रोजेक्ट किया है, मुझे लगता है कि काफी सच्चाई के नजदीक इसलिए जा रहा है कि जो नीचे का जो जनता का जो ओपिनियन है वो डेवलपमेंट, वेलफेयरिज्म और मोदी फैक्टर का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। और उस हिसाब से यूपी में भी, और जो हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, ये चीजें स्पष्ट हैं। और जो देरी का कारण है, याद रखिए कि पहली बार इसके बावजूद कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे डिटर्मिनिंग फैक्टर बन के उभरे हैं, इसके बावजूद इंडिया अलायंस ने ये जो कैंपेन उनका आज से जी शुरू नहीं हुआ, अंदरूनी उनमें बहुत सारा खटपट बनी रही, तो जो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करना होता है उसमें वो पूरी तरह से विफल हो गए। जी